वेलकम बैक स्टूडेंट्स। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग की हमारी बात चल रही थी। एलएस कपलिंग में मैंने आपको बताया कि इसमें 3 प्रकार की कपलिंग होती है, एसएस कपलिंग, एलएल कपलिंग और एलएस कपलिंग। एसएस कपलिंग में मैंने आपको बताया कि एसएस कपलिंग में एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन के साथ इंटरेक्ट करती है और हमें क्या प्राप्त होती है, एसएस कपलिंग। वहाँ से हमें कैपिटल एस प्राप्त होता है, जो जिसे हम क्या बोलते हैं, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। कैपिटल एस का मान निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कैपिटल एस बराबर स्मॉल एस वन प्लस एस टू, पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन। उसके बाद एस वन प्लस एस टू माइनस वन, और माइनस वन करते हुए कहाँ तक जाना है, 0 तक जाना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कैपिटल एल ज्ञात करने का सूत्र। कैपिटल एल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया कि इसमें 2 एल स्मॉल एल इंटरेक्ट करेंगे, इसलिए स्मॉल एल वन प्लस स्मॉल एल टू। एक इलेक्ट्रॉन के लिए एल का मान, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एल का मान, कॉमा एल वन प्लस एल टू माइनस वन डॉट 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 0। ये भी कहाँ तक ज्ञात करना है आपको, 0 तक। ठीक है। इसके बाद तीसरा जे के लिए मैंने आपको बताया कैपिटल एल प्लस एस से लेकर कैपिटल एल माइनस एस तक। ठीक है, ये बताया। ये 3 चीजें हमें ज्ञात करनी है, एस, एल और जे। इन 3 चीजों के माध्यम से हम क्या निकाल सकते हैं, ग्राउंड टर्म निकाल सकते हैं कि कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए ग्राउंड टर्म कौन सी होगी। ठीक है, अब देखिए, फिर मैंने आपको D2 कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल स्टार्ट किया था। उस एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताता हूं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, चक्रण बहुलकता। यदि मैं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए यदि अरेंजमेंट देखे जाएं तो 2 तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं। वो हो सकता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में अरेंज हो रहे हों, या हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में अरेंज हो रहे हों, या दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में व्यवस्थित हो सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो सकते हैं। यदि इसके लिए मैं एस के मान की बात करूं तो इसका एस का मान होगा 1, क्योंकि हाफ प्लस हाफ। और इसके लिए मैं यदि एस के मान की बात करूं तो इसके लिए एस का मान होगा 0, क्योंकि हाफ और ये माइनस हाफ, क्योंकि विपरीत चक्रण है। अतः इसके लिए एस का मान क्या हो गया, 0 हो गया। यदि मैं किसी भी एटम के लिए मल्टीप्लिसिटी निकालना चाहूं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2s + 1। जब भी हमें चक्रण बहुलकता निकालनी होगी, फॉर्मूला क्या है, 2s + 1। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही चक्रण में भरे जाते हैं तो तब इसकी मल्टीप्लिसिटी होगी 2s का मान कितना, 1 + 1 बराबर क्या आ जाएगा, 2 × 1 2, 2 + 1 बराबर 3। कहने का मतलब यहाँ पर हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 प्राप्त हुई। इसलिए वह कंपाउंड जिसके लिए हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या प्राप्त हो रही है, 3, उसे बोला जाता है त्रिलक, या क्या बोला जाता है, ट्रिपलेट स्टेट बोला जाता है। कौन सी स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद यदि मैं एस के लिए निकालना चाहूं, एस का मान 0, वही 2s + 1, यहां पर एस का मान 0 रखा, +1 बराबर कितना आ गया, 1। ठीक है, तो इसे बोला जाता है सिंगलेट। क्या बोला जाता है, सिंगलेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिंगलेट। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु के लिए 2 तरह की स्टेट प्राप्त हो सकती है, वह ट्रिपलेट भी हो सकता है, वह सिंगलेट भी हो सकता है। तो क्या यही 2 ही स्टेट होती हैं, ऐसा नहीं है, डबलेट भी होता है, क्वाड्रेट भी होता है। जैसे मान के चलो 3 इलेक्ट्रॉन एक ही स्पिन में अरेंजमेंट हैं, तो यहाँ पर टोटल एस का मान क्या हो जाएगा, 3/2, 1/2, 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2। इसके लिए यदि मल्टीप्लिसिटी निकालनी है 2 × 3/2 + 1, तो क्या आ जाएगा, 4। इसका मतलब ये क्या हो गया, क्वाड्रेट। क्या हो गया, क्वाड्रेट। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने लिया था D2 का एग्जाम्पल। देखिए, D2 के एग्जाम्पल में हमें निकालना क्या है, निकालनी है D2 के एग्जाम्पल में ग्राउंड टर्म। क्या निकालनी है, ग्राउंड टर्म, या
निम्नतम स्तर की जो टर्म है कि सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे कम एनर्जी पर कौन सी टर्म आएगी, ये हमें निकालना है। अब इस D2 कॉम्प्लेक्स के लिए बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, ये d ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। यहां पर m की बात की जाए +1 +2 +1 0 -1 -2, जो भूल गए हो उनको एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि जो m का मान है वो होता है +L से लेकर -L तक। d के लिए L का मान होता है 2, इसलिए +2 से कहां तक, -2 तक। तो +2 से कहां लिखना आपको, -2, तो +1 0 -1 -2, ये 5 वैल्यूज किसकी हो जाएंगी, m की वैल्यूज हो जाएंगी। किसकी वैल्यू हो जाएंगी, m की वैल्यू हो जाएंगी। इसके बाद हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है s का मान, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालना है। इसका सूत्र क्या बताया था मैंने आपको, S1 + S2, S1 + S2 -1 ... (0) तक हमें यहां तक लिखना है। तो कैपिटल S का मान निकालना है, S1 का मान हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी हाफ, तो यहां पर, और इसके बाद हाफ + हाफ -1 कहां तक, 0 तक। S बराबर, इसका मान 1, इसका मान 0, ये पहले ही 0 तक प्राप्त हो गया। इसके लिए S की कितनी वैल्यू हो गई, 2 वैल्यू प्राप्त हुई, कौन सी, 1 और 0। अभी अभी मैंने पढ़ी थी मल्टीप्लिसिटी, पढ़ाई थी आपको। मल्टीप्लिसिटी यदि मैं निकालना चाहूं, मल्टीप्लिसिटी यदि मैं निकालना चाहूं यहां से, तो देखिए जब S बराबर 1 है तो S बराबर 1 के लिए मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, S बराबर 1, 2S + 1 मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है। S बराबर क्या है, 1, तो इसके लिए मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 3, इसका मतलब ट्रिपलेट। ठीक है, यदि S बराबर 0 है तो उसके लिए मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, तो उसके लिए मल्टीप्लिसिटी होगी कितनी हो जाएगी, उसके लिए मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी कितनी, 1, इसका मतलब सिंगलेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि D2 कॉम्प्लेक्स के लिए हमें जो टर्म प्राप्त होंगी वो टर्म आपकी सिंगलेट भी होंगी, कुछ टर्म तो होंगी सिंगलेट और कुछ टर्म क्या होंगी, ट्रिपलेट होंगी। क्या होंगी, कुछ टर्म सिंगलेट और कुछ टर्म ट्रिपलेट होंगी। ठीक है, ये किसका मान निकाला हमने, S का मान निकाला। उसके बाद बात करते हैं कैपिटल L के मान की। कैपिटल L के मान के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, स्मॉल l1 + l2, L1 + L2 -1 ... (0) तक। कैपिटल L बराबर, देखिए दोनों ही इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं। d ऑर्बिटल के लिए स्मॉल l का मान होता है 2। ठीक है, जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 0 के लिए ये s ऑर्बिटल के लिए, यदि बात करूं 1 की तो यह p ऑर्बिटल के लिए, 2 की बात करें तो d ऑर्बिटल के लिए, और 3 की बात करें तो f ऑर्बिटल के लिए। इस प्रकार से क्या होती है, ये l की वैल्यू होती है। यहाँ D2 कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, d ऑर्बिटल की बात हो रही है, इस वजह से L1 और L2 की बात की जाए तो यहाँ पर इसका मान 2। पहला इलेक्ट्रॉन भी d ऑर्बिटल में ही पाया जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी d ऑर्बिटल में पाया जा रहा है, इसका मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी L का मान 2। उसके बाद 2 + 2 -1, इस प्रकार से -1 करते हुए कहाँ तक, 0 तक। तो हमारे पास जो मान प्राप्त होंगे 4। उसके बाद -1 करते जाना है, 3 2 1 और 0। ये हमारे पास 5 किसके मान प्राप्त हुए, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कुल कक्षीय क्वांटम संख्या के मान हमें प्राप्त हुए। ठीक है, मैंने आपको कल बताया कि यदि कैपिटल L बराबर 0 है तो यहां पर आएगा कैपिटल S। कैपिटल L बराबर, यहाँ स्मॉल l के लिए स्मॉल s यूज करते हैं हम, और कैपिटल L के लिए कैपिटल अक्षर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैपिटल P, 2 के लिए कैपिटल D, 3 के लिए कैपिटल F और 4 के लिए कैपिटल G। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है टर्म। क्या कहा जाता है, टर्म कहा जाता है। देखिए यदि मैं D2 कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो एक डायग्राम होता है पिजन होल डायग्राम। कौन सा डायग्राम, पिजन होल डायग्राम। आपके सिलेबस में इतनी डिटेल नहीं है कि मैं आपको पिजन होल डायग्राम सिखाऊं, इस वजह से मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि इसमें 2 टर्म F और P, ये 2 टर्म तो हमें प्राप्त होती है ट्रिपलेट, और शेष तीनों टर्म कौन कौन सी, S
डी और जी, ये हमें क्या प्राप्त होती है? सिंगलेट प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? सिंगलेट प्राप्त होती है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि D2 कॉम्प्लेक्स के लिए मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट भी होती है और ट्रिपलेट भी होती है। इसका मतलब कुछ टर्म तो सिंगलेट स्टेट में होंगी, कुछ टर्म ट्रिपलेट स्टेट में होंगी। ठीक है, यहाँ हमने टर्म निकाल ली। टर्म किससे निकलती है? कैपिटल एल से। कैपिटल एल की जो वैल्यू है वो कहलाती है टर्म। कैपिटल एल से जो 0 के लिए लिखा हमने कैपिटल एस, ये क्या है? टर्म है। 1 के लिए टर्म होती है पी, 2 के लिए टर्म डी। ठीक है, पिजन होल डायग्राम से हम इसका मान निकालते हैं कि कौन सी टर्म तो ट्रिपलेट होगी और कौन सी टर्म सिंगलेट होगी। लेकिन हमारे सिलेबस में पिजन होल डायग्राम नहीं है और इसमें टाइम भी बहुत कंज्यूम हो जाएगा, कम से कम 2 वीडियो चाहिए। इस वजह से मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि जो एफ और पी है ये दोनों टर्म होती है ट्रिपलेट, और एस, डी और जी ये 3 टर्म होती है सिंगलेट। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो गई? टर्म प्राप्त हो गई। अब मैं बात करता हूं जे की वैल्यू की, कि जे की वैल्यू किस प्रकार से निकालनी है। तो देखिए, जे की वैल्यू के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। पहली बात तो जे क्या है? कुल कोणीय संवेग। यहां से यदि मैं मान निकालूं तो इसका मान होता है कैपिटल एल एस से कहां तक? एल माइनस एस तक। ये हमारा डी ऑर्बिटल, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये एम के मान है। कल मैंने आपको बताया कि कैपिटल एल का मान कैसे निकालना है आपको। जो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इनके एम के मानों को जोड़ दो, कैपिटल एल का मान। स्मॉल एल का यदि बात होती तो डी ऑर्बिटल है, इसलिए स्मॉल एल दोनों के लिए ही क्या होगा? 2, लेकिन कैपिटल एल के लिए आपको एम के मान जोड़ देने हैं। ठीक है, ये कैपिटल एल हमें प्राप्त हुआ है। ये कैपिटल एल कितना है? 3। और एस की बात करें तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए स्पिन कितनी है? 1, क्योंकि दोनों एक ही स्पिन में भरी हुई हैं, इसलिए एल प्लस एस क्या हो गया? 4, और एल माइनस एस क्या हो गया? 2, क्योंकि 3 - 1 बराबर 2। तो जो जे का मान होगा वो होगा एल प्लस एस से एल माइनस एस तक। कहाँ तक? एल प्लस एस से एल माइनस एस तक। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। तो जे का मान कहाँ से कहाँ तक होगा? एल प्लस एस का मान 4, 4 से कहाँ तक होगा? यहाँ पर देखें, जे का मान 2, तो 4, 3 और 2, ये 3 क्या प्राप्त होंगे? हमें जे के मान प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? जे के मान प्राप्त होंगे। इस प्रकार से मैंने आपको तीनों चीजें बता दी कि किस प्रकार से हमें कैपिटल एस निकालना है, किस प्रकार से कैपिटल एल और किस प्रकार से कैपिटल जे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ग्राउंड टर्म की, कि ग्राउंड टर्म का किस प्रकार से हम पता लगाएं कि इनमें से ग्राउंड टर्म कौन सी है। हमारे पास ये 5 टर्म है। 5 टर्म में से पहली बात तो कौन सी टर्म तो ग्राउंड टर्म है। उसके बाद पता लगाना है कि उस टर्म की कौन कौन सी माइक्रो स्टेट है। क्या पता लगाना है? कौन कौन सी माइक्रो स्टेट हैं। तो माइक्रो स्टेट में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जे के मान हम निकाल चुके हैं, तो माइक्रो स्टेट के मान भी आसानी से निकल जाएंगे। सबसे पहली बात तो जब भी आपको ग्राउंड टर्म पता लगानी हो, सारी टर्म आपके सामने है, सबसे पहले देखनी है मल्टीप्लिसिटी। क्या देखना है? सबसे पहले तो देखना है आपको मल्टीप्लिसिटी। हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी वाली टर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। यदि किन्हीं 2 टर्म के लिए मल्टीप्लिसिटी समान हो, उसकी चक्रण बहुलकता समान हो, क्योंकि ऊपर जो लिखी गई है क्या मल्टीप्लिसिटी है? 3 का मतलब ट्रिपलेट और 1 का मतलब सिंगलेट। ठीक है, तो सबसे पहले देखनी है हमको चक्रण बहुलकता, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। यदि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान समान हो, उस समय क्या देखना है कि किसके लिए एल वैल्यू ज्यादा है। उस हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं? ग्राउंड टर्म निकाल सकते हैं। तो इन टर्म में से कौन सी टर्म ग्राउंड टर्म होगी? सबसे पहले हम क्या देखते हैं? स्पिन मल्टीप्लिसिटी, चक्रण बहुलकता। तो चक्रण बहुलकता एफ और पी टर्म के लिए क्या है? सबसे ज्यादा, इसलिए ट्रिपलेट एफ और ट्रिपलेट पी, इन दोनों में से कोई एक क्या होगी? ग्राउंड टर्म होगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी किन्हीं 2 या अधिक टर्म के लिए समान हो, उस समय हमें देखना है एल का मान, कि एल का मान अधिक किसके लिए है। जिसके लिए एल का मान अधिक होगा वही हमारी क्या होगी? ग्राउंड टर्म। कहने का मतलब यहां पर हमारी ग्राउंड टर्म कौन सी हो जाएगी? ट्रिपलेट एफ इज द ग्राउंड टर्म। इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं? ग्राउंड टर्म निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम जब भी टर्म लिखते हैं तो टर्म को लिखा जाता है 2s + 1, जो कि मल्टीप्लिसिटी का सूत्र है एल और जे। अब हमने 2s + 1 का मान लिख दिया,
एल का मान लिख दिया, क्योंकि एल से हमें किसका पता लगा, एफ टर्म का पता किससे लगा, कैपिटल एल से, कैपिटल एल का लिख दिया। अब हमें लिखना है जे। तो देखिए जे का मान होता है एल प्लस एस से एल माइनस एस तक। कहां से कहां तक, एल प्लस एस से एल माइनस एस तक होता है, ठीक है। यदि मैं एफ के लिए बात करूं, ट्रिपलेट एफ है, यहां पर जे के कौन कौन से मान होंगे, तो जे के मान हम निकाल चुके हैं 2, 3 और 4। इस वजह से यहां पर ये क्या हो जाएंगे, इसकी माइक्रो स्टेट ट्रिपलेट F4, ट्रिपलेट F3 और ट्रिपलेट F2, ये क्या हो जाएंगे इसकी टर्म, सॉरी माइक्रो स्टेट नहीं, क्या हो जाएंगी इसकी टर्म हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी टर्म, ट्रिपलेट F4, ट्रिपलेट F3, ट्रिपलेट F2। अब वही समस्या हमारे सामने कि अब जो टर्म निकालनी है, भाई ये तो हमने ग्राउंड टर्म निकालने के लिए क्या निकाला था, एक मोटा मोटा निकाल दिया कि 3F वाली क्या होगी, ग्राउंड टर्म होगी। लेकिन अब जो ग्राउंड टर्म निकालनी है वो इन तीन में से एक है, इन तीन में से जो हमें प्राप्त होगा वही क्या होगी, ग्राउंड टर्म। अब कैसे पता लगे कि इन तीनों में से ग्राउंड टर्म कौन सी है, तो देखिए जो आपको विन्यास दे रखा है यहाँ पर D2 विन्यास है, यदि यह विन्यास मोर देन हाफ फिल्ड है, क्या है, मोर देन हाफ फिल्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि यह अर्ध भरे विन्यास से ज्यादा भरा हुआ है तो उस समय L प्लस एस वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी, ज्यादा स्थायी होगी, वही हमारी ग्राउंड टर्म होगी। और यदि जो दिया गया विन्यास लेस देन हाफ फिल्ड है, क्या है, लेस देन हाफ फिल्ड है, अर्ध भरे विन्यास से कम भरा हुआ है, तो उस समय जो हमारी ग्राउंड टर्म होगी वो होगी L माइनस एस। एक एक स्टेप को ध्यान से सुनना है, आपके सिलेबस में केवल D2 के लिए दिया गया है तो आप रट भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको रटवाना नहीं चाहता। मैं चाहता तो इसको आपको याद भी करा सकता था कि ये इस प्रकार से डायग्राम होता है, इतना समझाने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जो डायग्राम बनेगा D2 कॉम्प्लेक्स के लिए, वो डायग्राम आखिर बनता कैसे है और क्यों बनता है और किस प्रकार से बनता है, वो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ किस प्रकार से ग्राउंड टर्म निकालनी है, किस प्रकार से क्या निकालना है, वरना आपकी किताब में तो डायरेक्ट दिया हुआ है, आप रट भी नहीं पाओगे, इस हिसाब से दिया गया है, ठीक है। तो हमें यहां से क्या निकालनी है, टर्म निकालनी है, यदि विन्यास अर्ध भरे विन्यास से ज्यादा भरा हुआ है तो L प्लस एस ग्राउंड टर्म होगी, और यदि विन्यास अर्ध भरे विन्यास से कम भरा हुआ विन्यास है तो L प्लस एस क्या होगी, L प्लस एस क्या होगी, L माइनस एस सॉरी ग्राउंड टर्म होगी, निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो विन्यास दिया गया है वो विन्यास दिया गया है D2 विन्यास। कौन सा विन्यास, D2 विन्यास। यदि मैं बात करूं d ऑर्बिटल की तो 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अर्ध भरा विन्यास होता है 5 इलेक्ट्रॉन, यहां 5 इलेक्ट्रॉन से कम मतलब लेस देन हाफ फिल्ड, अर्ध भरे विन्यास से कम भरा हुआ विन्यास है, इसलिए L माइनस एस क्या होगी, हमारी ग्राउंड टर्म होगी। कौन सी ग्राउंड टर्म होगी, L माइनस एस क्या होगी, हमारी ग्राउंड टर्म। कौन सी टर्म, ग्राउंड टर्म होगी। अतः L का मान क्या है, यहाँ पर कैपिटल L का मान 3 और इसका मान 1, इसके लिए जो हमें ग्राउंड टर्म प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, जिसके लिए J का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ पर J का मान कितना है, 2, ट्रिपलेट F2, तो यहाँ पर हमारी ग्राउंड टर्म कौन सी हो जाएगी, ट्रिपलेट F2 इज द ग्राउंड टर्म। ट्रिपलेट F2 क्या होगी, हमारी ग्राउंड टर्म होगी, ठीक है। ये चीज हम आसानी से पता लगा सकते हैं। एक बार मैं पूरा आपको 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूं कैसे कैसे क्या क्या किया है। सबसे पहले S का मान निकाला, स्मॉल s1 प्लस स्मॉल s2 -1 करते गए 0 तक, फिर निकाला अपने कैपिटल L का मान, कैपिटल L के लिए स्मॉल l1 प्लस स्मॉल l2 -1 करते करते 0 तक। यहाँ पर जो L के मान प्राप्त होते हैं उन्हें कहा जाता है टर्म। उसके लिए अपन क्या करते हैं, कैपिटल अक्षर यूज करते हैं। ये हमारी क्या हो गई, सारी सारी टर्म हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक डायग्राम होता है पिजन होल डायग्राम, उस डायग्राम के माध्यम से हम क्या निकालते हैं, टर्म्स निकालते हैं, ठीक है। ये जो हमने टर्म्स निकाली इनमें से कुछ टर्म होती है ट्रिपलेट और कुछ होती है सिंगलेट। हमने S का मान निकाला तब बता दी थी स्पिन मल्टीप्लिसिटी के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पर F और P दोनों ट्रिपलेट अवस्था में पाए जाते हैं। किससे पता लगा, पिजन होल डायग्राम से। और 1S 1D और 1G ये तीनों क्या पाए जाते हैं, सिंगलेट स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जिसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान, जिसके लिए चक्रण बहुलकता का मान सर्वाधिक होगा वही हमारी क्या होगी, उसी के लिए हम क्या करेंगे, ग्राउंड टर्म निकालेंगे या उसी में हम आगे बढ़ेंगे ग्राउंड टर्म निकालने के लिए।
यहाँ हमारे पास दो ट्रिपलेट स्टेट हैं। अब इनमें से भी कौन ज़्यादा स्टेबल है वो हमें निकालना है। तो मैंने आपको बताया जिसके लिए एल वैल्यू, कैपिटल एल की वैल्यू ज़्यादा होगी, वही क्या होगी, हमारी ग्राउंड टर्म। तो ट्रिपलेट एफ हमारी प्राप्त हुई। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये भी 3 भागों में बटी हुई है, क्योंकि जे के कितने मान है 3, क्योंकि टर्म को लिखा जाता है 2s + 1 एल और जे, इस प्रकार से टर्म को लिखा जाता है। ठीक है, अतः हम इसको लिख सकते हैं ट्रिपलेट, क्योंकि इसके 3 मान है, ट्रिपलेट F4, ट्रिपलेट F3, ट्रिपलेट F2। ये हमने क्या निकाल दी, इसकी ग्राउंड टर्म निकाल दी। ठीक है, अब जिस प्रकार से हमने F के लिए ये निकाले हैं ट्रिपलेट F4, ट्रिपलेट F3, ट्रिपलेट F2, यदि मैं P के लिए निकालना चाहूँ, मैं यदि ट्रिपलेट P के लिए यही मान निकालना चाहूँ, तो देखिए वही कैपिटल L + S से L - S तक है कि नहीं। मैं आप पूरा साफ कर देता हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिएगा। मैं किसके लिए निकालना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ट्रिपलेट P के लिए J की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ कि ट्रिपलेट P की कौन कौन सी टर्म होंगी। ट्रिपलेट P, हालांकि ग्राउंड टर्म तो ट्रिपलेट F2 प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि F के लिए L का मान ज़्यादा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि ट्रिपलेट P के लिए कौन कौन सी ग्राउंड टर्म होंगी। तो देखिए कौन कौन सी टर्म्स होंगी। तो यहाँ पर वही कैपिटल L + S से कैपिटल L - S तक। ठीक है, ये P ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, D2 विन्यास की बात हो रही है। यहाँ पर P ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर +1 0 -1। ठीक है, यदि मैं इसके लिए कैपिटल L की बात करूँ तो +1 और 0, कैपिटल L कितना प्राप्त हुआ 1। और स्पिन की बात करूँ तो स्पिन हाफ और हाफ कितना हो गया 1। तो यहाँ से लेकर 1 - 1 तक, ये चीज़ समझ में आई क्या। 1 + 1 2 से लेकर 0 तक, तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुई 2, 1 और 0, ये 3 जे की वैल्यू प्राप्त हुई। जे की 3 वैल्यू प्राप्त हुई, अतः हम लिख सकते हैं कि ट्रिपलेट P0, ट्रिपलेट P1 और ट्रिपलेट P2, ये 3 हमें क्या प्राप्त हुई हैं, ये 3 टर्म्स हमें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है वो किस प्रकार से बनेगा, वो देखते हैं हम। अब किस प्रकार से हमें वो डायग्राम बनाना है, तो उसका हर चीज़ का एक रीजन है। ऐसे नहीं है कि डायग्राम ऐसे ही चेप दिया, नहीं। देखिए अब हमारे पास स्टेट कौन सी, हम बात कर रहे हैं कौन सी, D2 कॉम्प्लेक्स के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं, D2 कॉम्प्लेक्स के लिए बात कर रहे हैं। D2 कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास 2 स्टेट प्राप्त हुई, एक तो प्राप्त हुई सिंगलेट स्टेट और एक प्राप्त हुई हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट। कौन कौन सी स्टेट प्राप्त हुई, एक सिंगलेट स्टेट और एक ट्रिपलेट स्टेट। यहाँ क्या लिख दिया हमने, सिंगलेट, और यहाँ क्या लिख दिया, ट्रिपलेट। यदि मैं ट्रिपलेट स्टेट के लिए बात करूं तो ट्रिपलेट स्टेट में हमारे पास कौन कौन सी टर्म प्राप्त हुई। ट्रिपलेट स्टेट में हमारे पास प्राप्त हुई ट्रिपलेट F और ट्रिपलेट P, 2 टर्म प्राप्त हुई, ट्रिपलेट F और ट्रिपलेट P। ट्रिपलेट F में मैंने आपको बताया कि ग्राउंड टर्म कौन सी है, ट्रिपलेट F2, और ग्राउंड टर्म ही क्या होती है, सर्वाधिक स्टेबल टर्म होती है। और हम जानते हैं जब कोई चीज ज्यादा स्टेबल होती है तो वह उतनी ही लोअर एनर्जी पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट वाली कौन कौन सी टर्म, 2 टर्म, एक तो कौन सी ट्रिपलेट P और एक कौन सी ट्रिपलेट F। कौन सी, ट्रिपलेट F, 2 टर्म, एक ट्रिपलेट P। मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूं, क्या पता आपको वीडियो में नहीं दिख रहा हो, इस वजह से थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। 2 टर्म ये कौन सी आपकी, ट्रिपलेट ठीक है, ट्रिपलेट वाली 2 टर्म है, कौन कौन सी है, एक तो है आपकी ट्रिपलेट F और एक टर्म कौन सी है आपकी ट्रिपलेट P, ये 2 टर्म है। यदि ट्रिपलेट मैं आपको F के लिए बताऊं तो हमारे पास 3 वैल्यू प्राप्त हुई थी, ट्रिपलेट F2, ट्रिपलेट F3, ट्रिपलेट F4, ये 3 वैल्यू प्राप्त हुई थी। और P के लिए यदि बात करूं हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था, ट्रिपलेट P0, ट्रिपलेट P1 और ट्रिपलेट P2, अभी अभी निकाले हमने, ये 3 टर्म प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब मैं यदि ट्रिपलेट F के लिए इसकी स्प्लिटिंग करना चाहूं, जब तक हमने चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया, जब तक हमने कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया तब तक डायग्राम होगा ये। सिंगलेट की बात करें तो सिंगलेट ये रहा, सिंगलेट में वही कौन कौन से, सिंगलेट में एक तो प्राप्त हुआ था 1G, एक प्राप्त हुआ था 1S और एक 1D, ये सिंगलेट के प्राप्त हुए थे हमें। ठीक है, अब देखिए पहले ट्रिपलेट की स्प्लिटिंग कर देते हैं। जैसे हमने चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया, मैग्नेटिक क्षेत्र आरोपित किया, तो मैग्नेटिक क्षेत्र आरोपित करने पर जो ट्रिपलेट F2 है वह आ जाएगा लोअर एनर्जी पर,
क्यों? क्योंकि ग्राउंड टर्म है। जब लोअर एनर्जी वाला L माइनस एस वाला ग्राउंड टर्म है तो उसके बाद कौन सा आएगा? ट्रिपलेट F3, और जो हाई एनर्जी पर वो कौन सा होगा? ट्रिपलेट F4। क्या होगा? ट्रिपलेट F4 होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद मैं बात करता हूं ट्रिपलेट P की। तो ट्रिपलेट P में भी हमारे पास टर्म आ चुकी है, ट्रिपलेट P0, ट्रिपलेट P1 और ट्रिपलेट P2। जे का मान जितना कम है उतना ही क्या होगा? वो स्टेबल होगा। यहां पर इसके लिए मैं मान लिख देता हूं ट्रिपलेट P0, ट्रिपलेट P1 और ट्रिपलेट P2। ये ट्रिपलेट P के लिए क्या हो गया? डायग्राम हो गया। अब इसके बाद हमारे पास 3 सिंगलेट टर्म बची, सिंगलेट S, सिंगलेट D और सिंगलेट G। ठीक है, तो सिंगलेट S, क्योंकि L का मान सबसे कम किसके लिए? S के लिए, उसके बाद D के लिए और उसके बाद S के लिए। तो देखिए सिंगलेट S कहाँ हो जाएगा? सबसे हाई एनर्जी पर कौन सा होगा? सिंगलेट S, क्योंकि ये सबसे कम स्टेबल है। कौन सा होगा? सिंगलेट S। उसके बाद कौन सा होगा? सिंगलेट G। और जो सिंगलेट D है वह सिंगलेट D की एनर्जी हो जाती है ट्रिपलेट P से भी कम। ये कौन सा है? सिंगलेट D। आपको सिंगलेट D की याद रखनी है। अब देखिए सबसे पहली बात तो हमने सिंगलेट और ट्रिपलेट, इन तीनों में से ट्रिपलेट को नीचे क्यों रखा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होती है वही ग्राउंड टर्म होती है, और ग्राउंड टर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। जब भी हम ग्राउंड टर्म की बात करेंगे वो तो सर्वाधिक स्टेबल होगी। इस वजह से क्या होगा? ट्रिपलेट F और ट्रिपलेट P में से ट्रिपलेट F ज़्यादा स्टेबल हुई। कारण क्या था? क्योंकि L का मान ज़्यादा था। ट्रिपलेट F के लिए भी मैंने आपको स्प्लिटिंग की इसकी, और 3 टर्म्स बताई कौन कौन सी? ट्रिपलेट F2, ट्रिपलेट F3, ट्रिपलेट F4। ट्रिपलेट F2 ग्राउंड टर्म हमारी आई थी क्योंकि लेस देन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और जब लेस देन हाफ फील्ड होता है, अर्धभरे विन्यास से कम भरा हुआ विन्यास होता है, तो L माइनस एस ग्राउंड टर्म क्या होगी? सबसे ज्यादा स्टेबल टर्म होगी। इस वजह से ट्रिपलेट F2 क्या होगी? सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर ट्रिपलेट F3, फिर P के लिए भी हम टर्म निकाल चुके थे, ट्रिपलेट P0, ट्रिपलेट P1, ट्रिपलेट P2। J की वैल्यू जितनी कम वह क्या होगी? उतनी ही ज्यादा स्टेबल। ये P हो गया। इसके बाद हमारे पास बची 3 ट्रिपलेट G, ट्रिपलेट 1S, ट्रिपलेट 1D, सॉरी ट्रिपलेट नहीं, सॉरी सिंगलेट, सिंगलेट G, सिंगलेट S, सिंगलेट D। ठीक है, अब देखिए ये आपका सिंगलेट S, कारण क्योंकि L की वैल्यू सबसे कम है। फिर सिंगलेट D अपवादिक रूप से क्या हो जाती है? सिंगलेट D लोअर एनर्जी पर आ जाती है, और ट्रिपलेट P से भी क्या होती है? लोअर एनर्जी की होती है। और ये क्या है? आपकी सिंगलेट G। इस प्रकार से क्या होगी? इनकी स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, अब देखिए ये जो टर्म आई है ये टर्म भी क्या बनाती है? माइक्रो स्टेट बनाती है। क्या बनाती है? टर्म आगे जाके माइक्रो स्टेट्स बनाती है। अब ये माइक्रो स्टेट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो माइक्रो स्टेट ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2J+1। क्या होता है? 2J+1 किसका? माइक्रो स्टेट ज्ञात करने का। यहां पर J की वैल्यू की बात करें तो देखिए जैसे ट्रिपलेट F2 लिखा हुआ है तो यहां पर J वैल्यू कौन सी होगी? ये वाली, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया टर्म किस प्रकार लिखी जाती है? 2S+1 LJ। ये जो वैल्यू है ये क्या होगी? J की वैल्यू होगी। तो यहां पर J की वैल्यू कितनी है? 2। और इसके लिए यदि ग्राउंड टर्म निकालनी जाए तो 2 + 2 + 1 बराबर कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? माइक्रो स्टेट निकाल सकते हैं। यहां तक हमने बात की टर्म की। किसकी बात की? टर्म की बात की। अब टर्म के बाद माइक्रो स्टेट कैसे बनेगी वो देखिए। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिपलेट F2 के लिए कि ट्रिपलेट F2 में कितनी माइक्रो स्टेट होंगी। तो ट्रिपलेट F2 में J का मान कितना है? 2। माइक्रो स्टेट निकालने का सूत्र है 2J+1। इस फॉर्मूले से हमने क्या निकाल लिया? माइक्रो स्टेट निकाल ली। और ट्रिपलेट F2 के लिए 5 माइक्रो स्टेट होंगी। तो इसको अपन कितने भागों में बांट देंगे? इसको बांट देंगे अपन 5 भागों में। कितने भागों में? ये आज की माइक्रो स्टेट प्राप्त हो गई कितनी? 5 ट्रिपलेट F2 की। ट्रिपलेट F3 की बात की जाए तो J की वैल्यू 3, तो इसलिए इसकी जो माइक्रो स्टेटिंग कितनी होगी? 7। इसलिए इसको कितने भागों में बांट देंगे? 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में बांट देंगे। ये इसकी क्या हो गई? माइक्रो स्टेट हो गई। इसके बाद बात करें हम ट्रिपलेट F4 के लिए तो यहाँ पर J वैल्यू कितनी है? J बराबर 4। जब J बराबर 4 इसमें रखेंगे तो 2J+1 2 × 4 + 1 बराबर कितना आ जाएगा? 9। कितना आ गया? 9। इस वजह से जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कितने माइक्रो स्टेट बनाई इसने? 9 माइक्रो स्टेट, 9 माइक्रो स्टेट बनाई। ये क्या हो गई इसकी? 9 माइक्रो स्टेट। इस प्रकार से क्या बनेगी इसकी माइक्रो स्टेट?
यहाँ पर P वाले की बात की जाए तो देखिए, इसके लिए माइक्रोस्टेट निकालनी हो तो 0, 2J + 1 करेंगे तो केवल 1 आएगा। जब J का मान 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 1 करेंगे, कितना आएगा 3। तो ये कितने भागों में टूट जाएगी, 3 भागों में टूट जाएगी। कितने भागों में, 3 भागों में टूट जाएगी, ठीक है। और ट्रिपलेट P2 के लिए बात की जाए तो J = 2, तो 2 + 1 = 5। तो ये कितने भागों में टूट जाएगी, 5 भागों में टूट जाएगी। इस प्रकार से ये क्या हो गई, इसकी माइक्रोस्टेट्स हो गई। और ये जो डायग्राम प्राप्त हुआ है, यह डायग्राम आपका D2 आयन का चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में डायग्राम, किस प्रकार से D2 आयन की टर्म्स बनेंगी, किस प्रकार से वह स्प्लिट होगा, ये सारी चीजें मैंने इस डायग्राम में बनाई हुई है, बताई हुई है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, अब आपको इस बार को मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूं। ट्रिपलेट F2 सर्वाधिक स्थायी क्यों रखा, सबसे लो एनर्जी पर क्यों रखा, क्योंकि ये ग्राउंड टर्म है। ट्रिपलेट F सर्वाधिक स्थायी है, इसलिए तीनों ट्रिपलेट F की टर्म नीचे ही नीचे। फिर ट्रिपलेट P स्थायी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रिपलेट वाली टर्म सर्वाधिक स्थायी, फिर सिंगलेट वाली टर्म आती है, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये डायग्राम बना दिया, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये D2 कॉम्प्लेक्स के लिए डायग्राम था, और नेक्स्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।